वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सभी को और सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आप जैसे जानते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पढ़ाने की जो है एक टेंडेंसी रही है अपने अंदर, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ अपने एकेडमिक्स में बिजी था। अपना जो मास्टर्स है उसका आखिरी आखिरी उसका सेमेस्टर चल रहा है, तो आखिरी आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम में सेशन है, तो थोड़ा बिजी था। लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ कि हर अपनी बात आगे कहूँ आप सभी से, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि वो सब छोड़िए, मैंने कहानी कई और बताई। जब 10th में पहली बार पास हुआ, माँ बाप के डर से पढ़ाई लिखाई की और बहुत अच्छा परसेंटेज आ गया, तो अगल बगल के जो स्टूडेंट्स थे मोहल्ले में, मतलब कि जो लोकेलिटी में, उनको पढ़ाता था। जब उनको पढ़ाता था तो बहुत वो तारीफ करते थे कि मैनेजर साहब का बेटा, पिताजी को मैनेजर साहब का, पिताजी जैसे स्पेशलिस्ट थे बैंक में, वो थे, मतलब कि मतलब उनको उनको पिताजी का पोस्ट बोल नहीं पाते थे, ठीक है, स्पेशलिस्ट, तो वो कहते थे मैनेजर साहब, ठीक है। तो कहा था उसका बेटा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, तो बहुत इज्जत बड़ी मोहल्ले में, तो उससे पढ़ाने की हैबिट आ गई और पढ़ाने का जो है टेंडेंसी उससे आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी इस बात को करते हैं, लेकिन आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। मैंने जैसे आपसे बताया, पहले इंट्रोड्यूस कर लूँ टू एवरी फ्रेंड्स, आई एम प्रियेश घोष and I have done my engineering and computer science, then I went and then all of these things life, बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। then finally in the course of lifetime or in the flow of myself, right, did my masters in business analytics and IT infrastructure management. That is the final thing. And जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आ, सच्चाई बोलो, पिताजी हो, दादाजी हो, पिता के बड़े भाई ताऊ जी हो या चाचा जी हो, सभी लोग सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। तो घर में बहुत ही बड़ी बात थी कि किसी मरना है या जीना है, गवर्नमेंट सर्विस करना, वो भी बैंक और रेलवे नहीं, इनकम टैक्स या पुलिस, ये दोनों सबसे बड़ी ताकतवर होती है। आर्मी को मैं हटा देता हूँ, वो भी एक्सटर्नल थ्रेट के लिए। अगर आप पाकिस्तान हो जहाँ की भुट्टो को आर्मी रिप्लेस कर देती है, फांसी दे देती है, या ये, अगर आप नॉर्मल बात करें तो ये घर वाले ये चाहते थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डायकॉटमी थी। लेकिन आज पे आते हैं और आज थोड़ा फिलोसफिकल बात करेंगे, जैसे भारत की आज़ादी गांधी जी कब आए, या न्यूटन लॉ क्या होता है ये, या कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होती है। हाँ, एक बात बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ कि न्यूटन लॉ तो चलिए मोशन का बाद में, कंप्यूटर साइंस का जो मदर है या कंप्यूटर साइंस का जो बैकग्राउंड है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पूरी जो कॉन्सेप्चुअलिटी है वही थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस की बिगिनिंग है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही जो है, ट्यूरिंग मशीन तो छोड़िए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी या एग्जेजरेशन नहीं होगा। लेकिन चलिए आ जाते हैं आज के मुद्दे पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि देखिए, कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून जो होता है वो उससे कड़ा होता है, ठीक है। और खून का असर अपने रहता है। मैं कितना ही बन जाऊँ, नोबेल प्राइज पा जाऊँ, लंदन चला जाऊँ, लेकिन वो जो 20 साल या उससे करीब करीब मैंने जो यूपी के इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में बिताए, उसका प्रभाव मेरे अंदर हर समय रहेगा। मैं अपनी बात को बहुत डिटेल में बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा है तो थोड़ा सीमित रखूंगा अपनी बात को। और ये मैं आपसे कहता हूँ कि मैं जीवन में कुछ बन जाऊँ, प्राइम मिनिस्टर कहीं बन नहीं सकता, प्रेसिडेंट बन जाऊँ, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन बन जाऊँ, सुंदर पिचाई बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मैंने मैंने जो है इसी 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 एक, जैसे मैंने आपसे बताया कि जब घर वालों ने कहा कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पहला एग्जाम दो और फिर अगर हो सके, मोहल्ले वालों ने यूपीएससी की बात की, तो मैं जब गया इस प्रिपरेशन में, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने पढ़ा के अपनी जीविका चलाया, ठीक है। तो इसी के कारण मैं कहना ये चाहता हूँ आप सबसे कि पढ़ाने की आदत कभी छूट नहीं सकती। मर जाऊंगा तब भी नहीं छूट सकती, और सब आदत छूट सकती, लेकिन ये नहीं छूट सकती, ठीक है। और पहली बार जैसे बिना पैसे के पढ़ा था, देखिए अभी आपके सामने बिना पैसे की बात करता हूँ, क्योंकि वो हैबिट में है, वो एक चरित्र में आ चुका है, ठीक है। तो आज आता हूँ, देखिए मैं आज बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ब्लड इज थिकर देन, खून जो है, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता है, हमारे पूर्वज कहते हैं। तो हमारे खून में गवर्नमेंट सर्विस है, पिताजी, चाचा जी, दादाजी, सबका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो फिर लेकिन एक और बात बता तो बड़ा दुख की बात है, जो मैं, क्योंकि मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल है गूगल का और पुलिस की नौकरी का दिया था। मैंने कहा, गूगलवा कहाँ है बेटवा, गूगलवा में काहे जा रहे हो, कभी मत जाना, या तो फौज में जाओ, या तो पुलिस में, या तो इनकम टैक्स में, और नहीं है तो फॉरेन सर्विस में। पुलिसवा में कभी, प्राइवेटवा में कभी मत जाना। तो काहे है, पहले तो मुझे बेवकूफ़ी अनपढ़पना लगता था। एक्चुअली फंडामेंटल, ये तो चलिए अनपढ़पना है, लेकिन इसका फंडामेंटल एक कारण है कि जो गूगल की नौकरी है, माइक्रोसॉफ्ट की है, आपका जो है विप्रो की है, टेक महिंद्रा की है, ये सारे जॉब्स जो है पैसा पैसा ओरिएंटेड है।
इसमें मनी मनी बहुत है, मनी का बहुत है। जो विदेशों में हमारे फ्रेंड आईटी सेक्टर में है, लाखों में कमाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एक स्टेट, जैसे आपको याद होगा जब पाक कश्मीर में पहले हमला होता था, मुशर्रफ कहते हम कुछ नहीं कर सकते, नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब वो लोग जो कि हमला करें लेकिन स्टेट का कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक है। स्टेट, जिसको हम स्टेट कहते हैं, मैं जिसे स्टेट कहता हूँ, ठीक है। तो स्टेट का जो हाँ, सॉरी सॉरी, तो अपनी बात को रिज्यूम करता हूँ। थोड़ा कॉल आ गया था मोबाइल पे, तो मैं जानते ही हैं आजकल जिंदगी छोटी है, मोबाइल बड़ा है, ठीक है। क्योंकि उसके सिवा नहीं, मैंने एक दिन फोन अपना उठाया नहीं, मेरा फोन का कोई चार्ज खत्म हो गया था। पापा ने दुकानदार को कॉल कर दिया कि अरे मेरा बेटा नहीं, क्या कहाँ है। दुकानदार ने मुझे कहा कि आपके पिताजी ने कॉल किया था। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। तो जो मुद्दे पे आता हूँ आज की जो मैं कहना चाहता हूँ, तो जैसा खून का असर नहीं होता, तो मेरे सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। और मैंने जो बताया आपको गूगल में या विप्रो में या बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने का, गूगल को विप्रो को मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें मॉनेटरी तो एक, लेकिन एक जो स्टेट है उसकी सबसे बड़ी जो वो है, उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इसको विल्सोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उत्कृष्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है आपका इलेक्शन। उसके नीचे फंडामेंटली 4-5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। पुलिस आती है जो इंटरनल लॉ को देखती है। एक इनकम टैक्स आती है, जैसे हमको होता है शराब पे ज्यादा टैक्स होता है, चावल पे कम टैक्स, ये टैक्स ये डिसाइड इनकम टैक्स वाले करते हैं। एक आपका सिविल सेक्रेटरिएट होता है, और एक ये फंडामेंटल और भी चीजें हैं। रेलवे इंडिया में गवर्नमेंट के अंदर है, बहुत पावरफुल है, लेकिन फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें हैं। आर्मी को छोड़ दो, आर्मी एक्सटर्नल थ्रेट के लिए है। अंटिल इंडिया की आर्मी बहुत ही महान है कि उसने कभी गवर्नमेंट से बीच में नहीं आए हैं। अंटिल पाकिस्तानों की आर्मी ने गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं दूसरी पॉइंट पर आना, तो लेकिन माफ कीजिएगा, मैं कहता हूँ, मुझे अपने खानदान से मैं दुश्मनी कर रहा हूँ। इसी एक शब्द ने हमारे घर वालों के कि बेटा एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर लाइफ सेट है। माफ कीजिएगा, इसी एक शब्द ने भारत को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, या हमें डेवलप्ड कंट्री अगर नहीं बन पाए तो इसी चीज से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जो भी कहूंगा मैं उदाहरण के साथ कहूंगा, मैं अपने तथ्य के साथ कहूंगा, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। आपका जब इंडिया बना ना 47 में, तब 5 ईयर प्लान जो है, मोस्ट प्रोबेबली ये रशिया का जो है एक कॉन्सेप्चुअलिटी था, ठीक है, सोवियत यूनियन का, ठीक है। ठीक, चलिए 5 ईयर प्लान सब आप अगर देखिए, आज जैसे आपका सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, फॉर एग्जांपल, ये सब ये प्राइवेट ओनरशिप में है। आप आज़ादी के बाद देखिए, जो टाटा क्या नाम है इसका, इसको इंडियन स्टील्स, उसको सारे जो नवरत्न कंपनी थी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, सारे बड़े बड़े जो कंपनी आपकी जो कंपनीज है, ये थी गवर्नमेंट की। यहाँ तक कि जो टीवी बनाती थी, एप्रॉन टीवी, इंदिरा गांधी जी के समय, और जो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट जूता तक बनाती थी, गवर्नमेंट आपका साइकिल तक बनाती थी। हीरो साइकिल, क्या साइकिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ तो साइकिल तक गवर्नमेंट बनाती थी, ठीक है। तो लेकिन ये, और आपको पता है इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था 1970s में। हाँ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मेरे पिताजी का भी बैंक जो इलाहाबाद बैंक था, बाद में इंडियन बैंक बना, वो भी पहले इंदिरा जी के समय नेशनलाइज हुआ था। तो गवर्नमेंट हर चीज में घुस जाती थी, ठीक है। इसको सोशलिज्म कहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं करती। गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। मैं जो छोटा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और इसी के कारण जो है, ये एक फंडामेंटल फैक्टर है, ठीक है। अब क्या है कि ये चलता रहा सोशलिज्म, और उसको बहुत बड़े ही यूरोप वाले मजाक, इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। 2% से 2.5% मैक्सिमम ग्रोथ रेट था इंडिया का। और यूरोप वाले कहते हैं इंडिया वाले काम धाम करना नहीं चाहते, ये सही है, सिर्फ अपनी नौटंकी में रहना चाहते हैं, इसीलिए ये ग्रेस ग्रोथ। आज जैसे हम देखते हैं मनमोहन जी के समय या मोदी जी के समय 7%, अब तो कह रहे हैं 8% ग्रोथ है, उसमें 2% ग्रोथ, 2.5% या 2% ग्रोथ था, उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। और ये इतनी बुरी हालत थी चंद्रशेखर जी के समय 1990s में सोना तक IMF, जैसे पाकिस्तान की आप हालत देख रहे हैं आज पूरा क्या है, मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इंडिया का एक ही बार हुआ 1990 में, मोस्ट प्रोबेबली, जब चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो सोना भारत को जो है गिरवी रखने की कंडीशन आ गया था। तब जो है पहली बार मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी ने वो भयानक बजट सुना है, जिसमें कि पहली बार लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को भारत में लाया गया, और भारत में जो है पूरी भारतीय कहानी बदली। लेकिन अब भी मैं माफी के साथ, यूपी के गांव में वो सोच अभी तक नहीं आ पाई। वो 1990s के, मैं 670s की भी बहुत बात कह सकता हूँ। लेकिन ये फंडामेंटल चेंज था, जिसके बाद उसके बाद गवर्नमेंट सही धीरे धीरे, PV नरसिम्हा राव जी थे, उसके बाद आपके गुजराल साहब आए, अटल जी आए, फिर मनमोहन जी आए, मोदी जी। लेकिन मोस्ट ऑफ देम अगर आप सारी गवर्नमेंट्स को देखें, मोदी जी के पहले तक का कितना 91 से 23 ईयर्स तक, तो सारों ने जो है इस जिसको प्राइवेटाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, इस चीज को जो है बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया और भारत का पूरा नक्शा चेंज हो गया, वरना भारत की हालत पाकिस्तान से बुरी हो सकती। क्यों? इसका कारण है, ध्यान दीजिएगा। देखो, भारत में 28 स्टेट है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड यूज स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इन लोकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक कंपनी आपको नोएडा में खोलनी है, बेंगलोर में खोलना है, पुणे में खोलना, तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। फिर दिल्ली का रोल, इतने सीढ़ियों से आपके दिल्ली की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ वाटर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। तो इसीलिए इंडिया में डेमोक्रेसी की वजह से किसी प्राइवेट एंटरप्राइज का खुलना नामुमकिन था, बहुत कठिन था। अब पाकिस्तान में जब अयूब खान साहब आए, तो उसमें फिर एक आर्मी के जनरल के साइन से आप कुछ भी कर सकते हो, आपको ना कोई स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर, ना मतलब कुछ, आर्मी के जनरल ने कह दिया, खुल गई कंपनी, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योरशिप था। पाकिस्तान टोटलिटी में सोशलिस्ट माइंडसेट में नहीं चला। जैसे इंडिया 1991 के पहले प्योर सोशलिस्ट था, अब तो पूरा कहानी बदल चुका है इंडिया का। अब आप इतने बड़े बड़े जो आप देखते हैं, अंबानी जी, अडानी जी, टाटा और क्या नाम है, विजय माल्या तो चले गए, चलिए, ये सब जो ये सारे जो लोग थे बड़े बड़े, इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, इसको पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। ये अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सिंपल एग्जांपल देखिए, जो देश 2.2 पे ग्रोथ रेट करता था, ठीक है, जिसकी आईएमएफ में बिकने की उधार लेना पड़ा पैसा, वो आज जो है 30 साल के बाद इंडिया वर्ल्ड की सुपर पावर है। हाँ, 150 करोड़ की आबादी है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी अगर हम इस रेट पे चलते रहे, अगर, और मैं खुशी है मुझे कि मोदी जी बहुत इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम इस रेट पे चलते रहे तो हम जो है, इंडिया की पॉपुलेशन उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो है, हम इकोनॉमिकली सुपर पावर है, और एटॉमिक पावर तो जानते ही हैं, पाकिस्तान इंडिया दोनों के पास है, ठीक है। चलिए, ये पूरी बात खत्म होती है, अब मैं दूसरे पॉइंट्स पे आता हूँ, प्रियेश होने के नाते, और ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को प्रियेश होने के नाते मैं ये बात आपसे, प्रियेश होने के नाते मैं ये बात आपसे कहूंगा, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट सर्विस। तो यूपी का एग्जांपल जो मेरा होम स्टेट है, जैसे आपने कहा, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ इसी बात को घुमा के, कि मैं माँ बाप के डर से मैंने पढ़ाई लिखाई की, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, परसेंटेज अच्छे थे मेरे, तो क्योंकि परसेंटेज बहुत ही सही थे, तो किसी सीनियर ने शायद बड़ी कंपनी में रेफर कर दिया, शायद गूगल में रेफर किया था, तो मुझे खुशी हुई जब बीटेक पास हो, शायद गूगल से मेरा इंटरव्यू हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं पिताजी के ऑफिस में गया, तो मैंने एक ऐसी, वहाँ पर एक चाची जी थी, शायद माली की वाइफ थी शायद, उनसे कह दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली, मैं आप उसको डिटेल में मत लीजिए, मैंने कह दिया कि वो हमारा गूगल में इंटरव्यू होने वाला है। तो कहा, ये गूगलवा कहाँ है? फिर आप सुनिए, मैंने कहा कि मैं गूगल में जा सकता हूँ, तो कहा, ये गूगलवा कहाँ है, कभी मत जाना इसमें। हमने कहा है, फौज में जाना, पुलिस में, इनकम टैक्स में, और कोई नौकरी नहीं। देखो बेटवा, ताकत नहीं है तो इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है तो तुम कैसे घोष साहब के बेटे कहलाओगे, मैनेजर साहब के बेटे कहलाओगे। वो मैनेजर नहीं थे पिताजी, लेकिन उनकी ये सोच, आपको मैं हंसी आती है मुझे आज सोच के, लेकिन अब मैं बताता हूँ, समझ लीजिए कोई लड़का बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, उसके बाद वो लग जा रहा है 3-4 साल की नौकरी गवर्नमेंट सर्विस में। गवर्नमेंट सर्विस प्रॉब्लम ये है इंडिया में, पहली बात तो सिलेक्शन रेशियो, अगर यूपीएससी को देखें 10 लाख में जनरल का 400 को सिलेक्शन होता है। स्टेट लेवल पे भी देखें तो बहुत ही ये लगता है, जैसे अगर समझ लीजिए, अगर समझिए 10 लाख में 400 यूपीएससी में होता होगा, या 1000, तो इसका कुछ ज्यादा टाइम स्टेट लेवल पे, जैसे उत्तराखंड यूपी होगा समझे, वहां पर 10 लाख में 4000 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता, उससे गुना होता है। ये 400 4000 हो जाएगा, उससे गुना नहीं हो सकता, लेकिन 10 लाख ये रेशियो है। आप जब इस जॉब में लग रहे हैं तो आपको पता है कि इतना आसान नहीं है। अब पढ़ के आप पीएचडी भी कर लो, जैसे मुझे एक बहुत बड़े मेरे सीनियर ने कहा था कि प्रियेश, यूपीएससी एक एजुकेशनल जुआ है, पढ़ने का ही शौक है तो पीएचडी करो, एमफिल करो, एमटेक करो, क्यों यूपीएससी के चक्कर में पढ़ रहे हो, ये मेरे सीनियर ने कहा था। लेकिन तब भी जो लोग इतने बड़ी बड़ी सर्विस, यूपीएससी, पुलिस सर्विस या एसएससी को क्वालिफाई करते हैं, मैं रेलवेज को और एलआईसी को भी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वो सब तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, मैं प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनकम टैक्स, पुलिस और आपका सिविल सेक्रेटरीट, इन सब की बात करूँ तो उसके बावजूद फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, इतने सारे, चलिए एनटीपीसी में आ गए, कोल इंडिया में आ गए, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बैंक में आ गए, पंजाब नेशनल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इसमें भी इतना आसान नहीं सिलेक्शन हो पाना, क्योंकि कंपटीशन हर समय बहुत ज्यादा है सरकारी नौकरी में, ठीक है। और अगर आप देखें भारत में टोटल पूरा जो एम्प्लॉयमेंट का 100% में, तो जितना वो है, तो शायद पूरा मिला के 2.5% या 2.7% के आसपास, मैक्सिमम 3% लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। उसमें भी जो गवर्नमेंट सर्विस में जो 3% करते हैं, आपको लगता है 3%, इसमें भी अगर आप देखें तो जो लोअर पोस्ट है, जो चपरासी है, 4th क्लास एम्प्लॉय है, पियोन है, ड्राइवर है, ये सब बहुत ज्यादा है। जो डिलक्स आपको ए ग्रेड, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये जो पोस्ट है, ये मुझे लगता है 3%, अगर टोटलिटी में गवर्नमेंट जॉब है तो ये 1% के आसपास ये बड़े बड़े पोस्ट होंगे, जो आप एकदम से इसको ए ग्रेड जॉब कहते हो गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है।
ये ठीक है। लेकिन अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, जो कि बताना आप सभी से प्रियेश होने के नाते मेरा बहुत ही आवश्यक है, और मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। अब आवाज आते, लेकिन इतने मेहनत के बावजूद मैं अपने खुद दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने, अब मैं अगर आपको बताऊं, मेरा जो बैच था, जब मैं बीटेक पास हुआ, इंजीनियरिंग पास हुआ, इंजीनियर बना, ठीक है, तो जिस बैच में बना, तो उसमें अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो 90 से 95%, फिर सुनिए, 90 से 95% जो है वो आईटी सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में, जैसे जेपी मॉर्गन या आईटी सेक्टर आप समझ लीजिए, जो जो 5 से 8% लड़के जो है वो गवर्नमेंट सर्विस है, और वो भी गवर्नमेंट सर्विस, कोई आईएएस नहीं है। अगर अगर उन जो 90% के बाद जो 10% गवर्नमेंट सर्वेंट में है, उसमें भी अगर देखें तो आपका जो उन 10% में 5 से 7% जो है आपका बैंक क्लर्क, एसएससी क्लर्क, एलडीसी क्लर्क इसमें है। 2 से 3% शायद एक लड़का था जिसने एसएससी में हायर पोस्ट पाई के, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बना था, और एक दो है, मतलब समझ लीजिए, मतलब जो गुड लेवल, जिसको हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, उसमें से मेरे बैच में अगर 100 लड़के थे तो सिर्फ 3% जा पाए होंगे, और सब जो है बैंक क्लर्क, रेलवे लाइनमैन, या लाइनमैन ना, रेलवे क्लर्क, ये छोटा पोस्ट नहीं, गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मैं बताना कि जो ये एग्जाम्पल, अब मैं इससे बता, इतनी मेहनत के बाद, 3-4 साल मेहनत के बाद, इतने, तब भी फिर गवर्नमेंट, अगर आप देखिए, ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है, आप पुलिस को और इनकम टैक्स को छोड़ दीजिए, ये सब तो कोई प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है, लेकिन अब आप गवर्नमेंट कंपनीज में आते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में, क्या है आपका, बैंक सारे, ठीक है, रेलवे को मैं छोड़ देता हूँ थोड़ा, रेलवे भी आप जोड़ लीजिए, या एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सारे जो है नवरत्न, मोस्ट ओनली एनटीपीसी, कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे, तो आईटीआई, आईटीआई जो है मेरे इलाहाबाद नैनी में, वहाँ पर खुला है आईटीआई, बीपीसी, आईटीआई, ये सारे जो है सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वो है, इसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल। लेकिन अगर आप एक मोटा मोटी देखें, तो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज सब आप मान लीजिए, उसमें उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है इनपुट टू आउटपुट रेशियो में सबसे ज्यादा वीक, बैड, या सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग है, वो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। आपको सिंपल एग्जांपल दो, जो सारे बैंक है हमारे इंडिया के, अब तो शायद अलग दिख रहा है, लेकिन सारे जो ये एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, सारे जो बैड लोन्स हैं, ये सरकारी बैंक ने दिया है, किसी प्राइवेट बैंक की हिम्मत नहीं है, कोटक की या किसी प्राइवेट बैंक में, जो प्राइवेट बैंक में की अगर आप देखें कि वो इतने बड़े मालिया को या किसी को इतना बड़ा लोन देते, ये सारे सरकारी जॉब गवर्नमेंट नहीं किया, क्योंकि कोर पावर ऑफ मनी उनके पास है, सरकारी बैंकों के पास, ठीक है। ये मैं पूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन अब आते हैं कि, तो लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, इतने जैसे आपका, अगर आप, मैं यूएसए कई लोग एक बार कह रहे थे कि इंडिया में ऐसा क्यों क्यों है कि सारे इंजीनियर्स आईएएस बनते हैं। अगर आप मोदी जी की कैबिनेट को देखिए, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो सारे जो टॉप आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आईआईटीएंस है, या एम्स वाले हैं, या ये आईआईएम वाले हैं, इस टाइप के लोग हैं, या इंजीनियर्स हैं। अब इंजीनियरिंग का और आईएएस का उतना ही संबंध है जितना एक वो क्या कहे, जितना एक क्या कह लीजिए, जितना एक ठेले पे जो सब्जी बेचता है और जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, उतने समय, तो ठेले पे सब्जी बेच रहा है, उसका और रियल एस्टेट का क्या संबंध। तो उसी तरह आईएएस का और ये इंजीनियरिंग का उतना ही संबंध है, ठीक है, तब करते। अब मैं कह रहा हूँ, जो इतने लड़के जो है तैयारी करते हैं आईएएस की, फिर क्यों हमारे देश में जो है हम इतने अच्छे ये नहीं प्रोड्यूस कर पाते, मतलब कि उसके बाद सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट नवरत्ना हो, उन सब में अभी अब तो शायद कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ, लेकिन सबसे करप्शन उसमें है। ऐसा क्यों है, तो देखिए, मैंने इसके 4 फैक्टर्स में जल्दी खत्म करूंगा, 4 फैक्टर्स फंडामेंटली मैंने कैलकुलेट किया, और आप ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहला सबसे बड़ा फैक्टर ये है, मैं मानता हूँ, जो मेरा में है, कि गवर्नमेंट नौकरी इंडिया में करता है इंसान इसलिए, उसे ज्यादा कोई अंबानी नहीं बनना, उसे उसे जो है अजीम प्रेमजी नहीं बनना। गवर्नमेंट नौकरी इसलिए इंसान इंडिया में करता है कि वो 60 साल की एक सेफ आपके पास एक एक वो खाती है, क्योंकि आप जानते हैं, एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट या आईटी कंपनी का जो हेड होता है, वो सिंगल, जो डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, सिंगल बॉडी होती है। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि वो कोई समाज सेवा नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस है, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि समझ लीजिए, आपने एक बार आपको जॉब मिल गई, तो कई, एक कोर्ट है, एक पुलिस है, एक ऑफिस का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक पॉलिटिकल नेता है। अब नेता सबसे बड़ा होता है, लेकिन नेता चेंज होता है 5 साल पहले। तो कोर्ट जो आपका जुडिशियरी वो कांस्टेंट है, और पुलिस सर्विस, ये सब चीजें कांस्टेंट है। तो ये सब चीजों का है। आप समझ लीजिए, आपकी नौकरी, कोई नेता आपको पसंद नहीं करता, या कोई आपका सीनियर आपको नौकरी निकाल भी दे, तो आपको कोर्ट बचा लेगी। कोर्ट ही से तय होता है कि आपकी सरकारी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं हंसेंगे, मेरे घर वाले कहते थे, देखो
एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग गई, हाँ, तो अब कोर्ट ही निकाल सकता है, कोर्ट किसी और ने, कोर्ट कभी इंडिया में तो जानते हैं केस का फैसला आता नहीं है, हम मर जाएंगे तब तक मेरा केस चलता रहेगा, ठीक है। लोग मजाक में, ठीक है। तो गवर्नमेंट नौकरी करता है इंसान इसलिए है क्योंकि उसे, आप कुछ आर्मी की मैं बात नहीं करो, आर्मी का तो एक अलग टाइप का पैशन है, या आईएएस पीसीएस का भी एक अलग पैशन, लेकिन नॉर्मली 4-4 साल तक तो लगे यूपी में क्लर्क के बनने के लिए, क्यों? अब गवर्नमेंट सर्विस करता है इसलिए कि 60 साल की सिक्योरिटी उसमें है, ठीक है। सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ी बात है, सिक्योरिटी आप समझ लीजिए, मुझे यूपी में गवर्नमेंट सर्विस में मुझे पता है मुझे घर से ऑफिस तक जाना, ऑफिस से घर तक आना है, मुझे कोई नौकरी निकाल नहीं सकता, मोटी बात माफ कीजिएगा, मुझे कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। और चमचागिरी नेताओं की करो, गुलामीगिरी करो, खुश रहो, बस ये है, ये इसमें हमको पता, यही पूरी मानसिकता है, इसी पे जवानी फिदा है हमारी, ठीक है, हम लोगों की, ठीक है। चलिए, ये एक पहली बात। अब दूसरा मैंने 4 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। तो पहली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ा जो इनएफिशिएंसी है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो ये है कि 60 साल की श्योरिटी। अब आपको पता है 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता, और जब तक आप मन में थोड़ा सा भी फियर नहीं होगा, आप काम नहीं करोगे। आईटी सेक्टर में लोग डेली पढ़ाई इसलिए करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उनको पता है कि उनको कल परसों तक जो है, आज से 40 साल पहले फोर्ट्रॉन था, फिर सी आया, C++ आया, फिर जावा आया, फिर आपका अब जो है जावा आया, फिर आपका जो है ASP.NET आया, फिर आपका पाइथन। तो ये पता है सबको, पहले आपका क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, अब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हर समय हमको अपडेट करना है, ये है इसलिए। लेकिन गवर्नमेंट नौकरी के फंडामेंटल माइंडसेट 60 साल तक, हाँ मिल गई तो मिल गई, अब अपने बाप की जागीर है, कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरी की, हाई लेवल सिक्योरिटी और हाई लेवल गुंडागर्दी, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं खानदानी सरकारी वालों से हूं, तो मुझे पता है उन सब चीजों के बारे में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, सबसे बड़ी बात है, चलिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इन सब में नहीं पड़ते, आप देशभक्त हैं, आप खून, आप भगत सिंह की कैटेगरी के हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं नेताओं के सामने नहीं, मैं काम करा के दिखाऊंगा अपने ऑफिस में, ठीक है। अब दूसरा आता है सबसे बड़ी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। चलिए आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, आपने बड़े बड़े क्रिमिनल को ठिकाने लगा दिया, तुरंत आपको नोएडा से लेके इलाहाबाद ट्रांसफर हो जाएंगे आप। अब नोएडा में आपने जो भी 1 साल तक मेहनत की क्रिमिनल को पकड़ने में, वो आपका सीधा इलाहाबाद में ट्रांसफर हुआ, मतलब प्रयागराज में, सॉरी, मैं अपने समय में पढ़ाई, मेरे मेरे मार्कशीट में इलाहाबाद लिखा हुआ है, ठीक है। प्रयागराज इज द वैदिक नेम एंड इलाहाबाद केम आफ्टर अकबर्स टाइम, राइट, दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, राइट। प्रयागराज इज द वैदिक नेम, महाकुंभ का पाठ है, कहते हैं असुरों और दानवों के बीच में जो अमृत का वो हुआ था, उसी को प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। और इलाहाबाद कम्स फ्रॉम अकबर दीन इलाही, मोस्ट प्रोबेबली अकबर के टाइम के बाद इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद नाम बना था, ये बता रहा हूँ। तो आपको तुरंत जो है आप जो है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए बहुत अच्छा कलकत्ता में काम करे, क्रिमिनल्स को पकड़ना, को तुरंत कलकत्ता से लेके जलपाईगुड़ी में ट्रांसफर कर देंगे। और पोस्टिंग आप समझ लीजिए, आपको आपका काम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ड्रग को आप पकड़े, तुरंत आपको जो है ह्यूमन राइट में कर देंगे। तो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऐसा चक्र है। मैं छोटा एग्जांपल, तो अर्नब जी का मैं इंटरव्यू सुना था, अशोक खेमका साहब का, वो IITian थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वो स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ाई के समय उन्होंने IAS निकाला। अर्नब सर ने बताया कि 26 साल में 58 बार उनका ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये एक फंडामेंटल पॉइंट है, ठीक है। तो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग सेकंड कारण है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत अच्छा हो, IITian हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सारी जो है गुलामी नेताओं, हमें पॉलिटिकल पार्टी की करनी है। मेरा दोस्त बहुत दुखी होकर मुझे कह रहा था, क्योंकि हमारे यूपी में जहाँ पले बड़े, वहाँ गवर्नमेंट नौकरी का बहुत क्रेज है, इसलिए नहीं है, एक तो सिक्योरिटी है, चलिए तो मान लेते, लेकिन एक ये बात भी, पावर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, मैंने देखा जहाँ, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त बहुत दुखी होकर कह रहा था कि प्लीज हम लोग ने तो पढ़ा लिखा क्यों, जब गुलामी इन अनपढ़ नेताओं की ही करनी है, तो फिर पढ़ने लिखने का मतलब क्या? फिर अनपढ़ रहते नेता, इलेक्शन लड़ लेते, पान खाते, अनपढ़ गुंडागर्दी करते। जब आखिरी, जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक IAS ये तो तय कर सकता है कि एक रोड पे कितने फ्लाईओवर बनेंगे, कितने वो बन सकते हैं, IAS या उसकी बॉडी, लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होगा, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु होगा, ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द डे डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको डिस्क्रिशनरी पावर। IAS जो है, IAS या IPS, इनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन अधिकार, जैसे एटम बम का एक्सपेरिमेंटेशन कब करना है, ये विवेकाधीन अधिकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको गिनाया 60 साल की सिक्योरिटी, दूसरा पॉइंट आपको गिनाया मैंने, जो मैंने कहा अभी अभी, ये जो है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जो मेरे कई जानने वालों ने या पहचानने वालों ने कहा, वो है, अब आप देखें तो भीमराव अंबेडकर जी के समय उनके गांधी जी का पुनः पैक्ट हुआ कि गांधी जी ने कहा हिंदू समाज को मत टूटने दो, तो तब यह कि एक रिजर्वेशन का एक अरेंजमेंट होगा, फिर उसको 22% हुआ आजादी के बाद 1948 में, ठीक है।
78 और 22 था गवर्नमेंट से। फिर 1991 में वीपी सिंह आए और मंडल कमीशन ऐसे बना था, वो मोरारजी देसाई जी के समय में। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने उसको उसको पब्लिश नहीं किया, पब्लिश किया उसको वीपी सिंह ने। और 22 प्लस 27 49% रिजर्वेशन भारतीय गवर्नमेंट नौकरी में इंदिरा साहनी जी ने जब उसको कहा इससे ज्यादा अब नहीं होने की संभावना है, तो 49% रिजर्वेशन भारतीय सब नौकरी में है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आपका रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के कारण जो है ये फंडामेंटल इशू है कि जो है उसका मतलब जो उसका जो पूरी कॉन्सेप्ट आपका भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी में हुआ पूना पैक्ट, फिर आया आपका 47। तो 47 में कांग्रेस ने, और क्योंकि पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था, दूसरा दलितों और नॉन दलित मतलब कि जात की लड़ाई भी भारत में हो सकती थी। तो कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी को इस पॉइंट पे अपोज किया। भीमराव अम्बेडकर जी इसलिए महाराष्ट्र छोड़ के आज के बंगाल से इलेक्शन लड़े थे। वहां मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी थी 46 में, और जोगेंद्र नाथ मंडल पहले लॉ मिनिस्टर थे आज के बंगाल के, आज के बांग्लादेश के, मतलब ये सॉरी कंबाइंड पाकिस्तान, ईस्ट प्लस वेस्ट पाकिस्तान के 49 में पहला जो पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर था वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। तो उनकी हेल्प से जो है जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बंगाल से इलेक्शन लड़ा था और जीत के पार्लियामेंट पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश कट गया तो वो पार्लियामेंट पहुंच नहीं पाए, तो फिर ब्रिटिशर्स ने अपना जोर लगा के कांग्रेस ने लॉ मिनिस्टर बनाया, और उन्हीं की लड़ाई थी जिसकी वजह से पहली बार में जो है भारत में ये आया आपका रिजर्वेशन आया, आरक्षण। और फिर मंडल कमीशन में ओबीसी में कहा गया, क्योंकि अगर आप भारत के डेमोक्रेसी को देखें, भारत में टोटल मिला के 100% पॉपुलेशन में 15% के आसपास मुसलमान है मोस्ट प्रोबेबली शायद, और जो 85% हिंदू समाज है उसमें आपका सिख 1.5% या 2% सिख है, सॉरी क्रिश्चियन को भी हम क्रिश्चियन 2.5 से 3% क्रिश्चियन, 2.5% क्रिश्चियन होंगे। और हिंदू समाज को अगर आप देखें उसमें जो है टोटलिटी में हिंदू समाज को अगर एक पूरा हम एक वन ब्लॉक मान ले तो उसमें जो है 15% के आसपास जो अपर जिसको जनरल कास्ट है, और आपका दलित 20% के आसपास है, और जो बचता है उसका 52% के आसपास आपका ओबीसी, मतलब 52 आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं आपका जो है। फिर आपका मुसलमान 15% है, आप 15% जो है आपका, हाँ 15% जो है अपर जिसको हम सवर्ण कहते हैं, जिसको ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये सब कम्युनिटी आती है, और जो है दलित है जिसको SC ST कहते हैं वो है, और इनमें ये वो 20% ऐसे करके भारत का। तो अब जो अपर जिसको हम अपर कास्ट या जिसको हम जनरल कास्ट जनरल कैटेगरी कहते हैं, भारत की आजादी के समय सब नेता मैंने नाम गिनाया आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबको, तो मैक्सिमम 99% जो है उन लोग जनरल कैटेगरी के ही थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनको ज्यादा नॉलेज थी उस समय एज कम्पेयर। भीमराव अम्बेडकर एक पहले थे जिन्होंने दलित समाज की और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कराया पटेल जी के द्वारा। ठीक है, ये तो ये थोड़ी कहानी बता दी, सॉरी भटक गया टॉपिक। तो रिजर्वेशन का आप जैसे कोई ऑफिस है, समझिए यूपी का स्टेट गवर्नमेंट का है या दिल्ली के है, तो उसमें अब सबको पता है कि 100 एम्प्लॉई है, तो उसमें 49% रिजर्वेशन से आए हैं, 27% ओबीसी और 22% SC ST और नॉर्मल इतना। तो क्योंकि ये इक्वेशन है हर समय, तो ऑफिस में पॉलिटिक्स ज्यादा है, काम है, मतलब इसको सब डिवाइडेशन कहते हैं। जैसे किसी आईटी कंपनी में समझ लीजिए विप्रो नाम है या गूगल नाम है, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि कोई दूसरा नाम आपका सरनेम पूछेगा तक नहीं शायद। ठीक है, लेकिन वहां पर क्योंकि एक ऑफिस है तो उसमें 100% में 51% नॉन रिजर्व है, 49 में 22% ओबीसी है, SC ST है 22%। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, इसके कारण जो है आपका जो है पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है, काम है नहीं। और एक बहुत बड़ा IITian भी अगर IAS ऑफिसर बन जाए तो 2 साल के बाद वो समझ में आता है कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेताओं की पूरी है। और चौथी चीज है सबसे बड़ी गवर्नमेंट चेंज। अब यूपी को मैं अगर टेस्ट केस मान लूं, यूपी का उदाहरण दूं आपसे, तो गवर्नमेंट चेंज का मतलब ये देखिए, जैसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, अगर मैं आपसे कहूँ विप्रो के बारे में, गूगल के बारे में, TCS के बारे में, तो इनका एक वर्क एथिक्स और एक वर्क फिलॉसफी होती है कि हमको ये ग्रोथ करना है, हमको रिसर्च एंड एनालिसिस करनी है। या गवर्नमेंट कंपनी की मामले में NTPC हो, आपका जो है कोल इंडिया हो, लेकिन गवर्नमेंट सारी कंपनीज का जो हेडशिप है वो एक गवर्नमेंट के पास है, जो कि चुनाव के द्वारा आई है। एवरी स्टेट का जो विल्सोनियन कॉन्सेप्ट है कि उत्कृष्ट जो विचार है वो है कि इलेक्शन के थ्रू ही हम स्टेट को चला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, अब जो है अब मैं प्रियेश होकर मैंने आपसे ये बात कही, ठीक है,
प्रियेश होके मैं कहना चाहता हूँ। तो अब जो उत्कृष्ट कॉन्सेप्ट है विल्सोनियन जो थॉट है कि चुनी है, तो सारे जो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जिसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सही शब्द है, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं, वो जो है गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। तो अब यूपी का अगर टेस्ट हो, यूपी में अभी तो छोड़ दो, लेकिन जब हम बच्चे थे तो 1992 के बाद से 2015 तक गवर्नमेंट बनी कभी आईटी सेक्टर के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी लॉ एंड, कभी क्या कभी जो है उसके लिए, इन सब के लिए नहीं। गवर्नमेंट वहां पर वोट बैंक और जात और धर्म के नाम पे गवर्नमेंट बनती है। जैसे मैंने आपको सिंपल कहा कि यूपी का अगर देखें तो 20% मुसलमान है यूपी में, 80% नॉन मुस्लिम है। अब 80% में अगर आप देखें तो ब्राह्मण होंगे शायद कुछ बहुत कम है, ब्राह्मण सब मिला लीजिए, सब ब्राह्मण अपर कास्ट और जिसको हम जनरल कास्ट ठाकुर और गनिया, तो 15% के आसपास होंगे। दलित भी 15-20% हो गए, यादव भी इसके होंगे। तो अगर आप एक ऐसी पॉलिटिकल इक्वेशन बनाएं कि मुसलमान और यादव, मुसलमान और दलित एक साथ वोट कर दें, तो एक पार्टी पावर में आ सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2019 में मोदी जी को 100% वोट नहीं मिला, पर वोट परसेंटेज में 31% वोट मिला था। 31% वोट मिला था मोदी जी को, 31% वोट मिला था मोदी जी को 2019 में उनको मिला था 36% वोट। और पहली बार 283 सीट मिली थी, पहली बार मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री, तो उनको सिर्फ 31% वोट मिला था। लेकिन 31% वो एक साथ हो गया। अब आप समझिए ना वोट की पॉलिटिक्स। तो 30, क्योंकि जैसे समझ लीजिए एक इलाहाबाद सिटी है, उसमें दलित वोट है, यादव वोट है, ब्राह्मण वोट है, मुस्लिम वोट है, लेकिन अगर एक साथ एक 31% वोट पड़ जाए तो सारे दूसरे इक्वेशन खराब हो जाते हैं। दलितों का वोट उनको मायावती को पावर में नहीं ला सकती, किसी और कम्युनिटी का वोट, मुसलमानों का वोट किसी सपा को नहीं ला सकती है। तो एक साथ अगर 31% वोट पड़ जाए तो ये आप पावर में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत फैक्टर, डीएमके है साउथ में, ममता बनर्जी है कलकत्ता में, और ये है लालू प्रसाद है पटना में। तो ये सब मिला लीजिए। अगर मैं प्रियेश होने के नाते ये आपको बड़ी विनम्रता से समझाना चाहता हूँ कि ये सारी फैक्टर्स को आप मिला लीजिए, तो गवर्नमेंट का जो क्रिएशन होता है वो एक्चुअली होता है आपके इन वोट बैंक पॉलिटिक्स पे। और ये मतलब कभी दलित गवर्नमेंट है, कभी यादव गवर्नमेंट है, कभी ब्राह्मण गवर्नमेंट है। तो इसी ये एक फैक्टर, तो मैंने फिर आपको गिनाता हूँ मैं बहुत ही जल्दी 4 फैक्टर। एक है, पहला है कि 60 साल की नौकरी की श्योरिटी। इसके कारण इंसान को पता है मैं कुछ करूँ ना करूँ, मुझे कोई निकालेगा तो मैं कोर्ट का नाम या फिर जात का नाम या धर्म का कार्ड प्ले कर दूंगा, बच जाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर, बहुत आईआईटी ने, लेकिन आपने जैसे ही कुछ नेताओं के खिलाफ कर दिया, उसका पॉलिटिक्स के खिलाफ करने की कोशिश की, इन करप्शन और इन आइडियोलॉजी, तुरंत आपका ट्रांसफर जो है नोएडा से जो है आपका ट्रांसफर मुरादाबाद कर दिया जाएगा, जो नोएडा सुपर पावर, या कलकत्ता से आपको जो है आपको दार्जिलिंग भेज दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, मैं प्रियेश होने का कह रहा हूँ। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा है जो मैंने आपसे कहा कि जो एक ऑफिस में है, क्योंकि जैसे प्राइवेट कंपनीज है, जैसे आपका गूगल है, आपका माइक्रोसॉफ्ट भी, विप्रो है, और आपका जो है टीसीएस भी मान लें, या टेक महिंद्रा, जो भी आप मान लें, महिंद्रा हम कह लेते चलिए। तो इन कंपनीज का एम है फिलोसफी, डेवलपमेंट, रिसर्च, साइंटिफिक प्रोग्रेशन, ये सब होता है। लेकिन यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उसमें पता है 100% में 49% रिजर्व सीट्स है, उसमें 22% दलित है, 27% याद वो 22% दलित, 27% ओबीसी कम्युनिटी है, और इस तरह से पूरा एक ऑफिस डिवाइडेड है। जब पूरा ऑफिस डिवाइडेड है ऐसे, तो वहां पर 2-3 साल तक तो आप अपनी जोश पे काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट आ जाता है तो फिर काम नहीं होता, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि कि हमें अपने अपने जात को बचाना है, हमें अपनी जात को सपोर्ट करना है। ये मंडल कमीशन के बाद ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और चौथा पॉइंट है सबसे बड़ा बड़ा जो हमने बताया आपको, गवर्नमेंट का जो बिहेवियर। अब गवर्नमेंट इसलिए नहीं बन रही कि उसको आईटी पार्क लाना है, गवर्नमेंट इसलिए बन रही है उसको एम्प्लॉयमेंट लाना है, एफडीआई लाना है। उनको बता रही कि वो जो है कि मुसलमान सपोर्टिव गवर्नमेंट है, कभी दलित गवर्नमेंट है, कभी ब्राह्मण गवर्नमेंट है, कभी जो ठाकुरों की गवर्नमेंट है, कभी यादव गवर्नमेंट है, ओबीसी गवर्नमेंट है, कभी क्षत्रिय गवर्नमेंट है, कभी ब्राह्मण गवर्नमेंट है, जो ये सारे जो सब नेशनलिटी की गवर्नमेंट, तो इसीलिए जो है आप टिक नहीं सकते ऐसे माहौल में। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर लाओ जो कि गवर्नमेंट के पैरेलली चले। इसीलिए हमारे देश को बचाया है। 1991 के बाद भारत भी पाकिस्तान की तरह डूब सकता था। हम आईएमएफ में गए थे चंद्रशेखर जी को, लेकिन बच गया हम, क्योंकि हमको हमारी जो प्राइवेट ये जो है आईटी और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो आशा करता हूं मैं आप मेरी बात समझोगे। मैंने बहुत रिसर्च करके इसको पढ़ाया है, और मैं फिर कहता हूं कि बचपन में मुझे पढ़ने की आशा नहीं थी, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, माँ बाप के डर से मैंने पढ़ा लिया। कि 10th में जो पहला परसेंटेज आया
तो मैंने आस-पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसी से मेरे पढ़ाने की हैबिट आई है और मैं अब समझता हूँ पढ़ा के ही मैं अपने जीवन में खुशी रह सकता हूँ। अपनी और जॉब तो मैं जो भी करता हूँ, मैं करता हूँ लेकिन खुशी के लिए अपनी पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी प्रशंसा करेंगे और आप मुझे जो है आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।